प्रैक्टिस मटेरियल है आपका। वो लोग जिनको कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो है, तो when chlorine gas is put into a gas jar, it spreads out to fill the gas jar. When bromine gas is put into a gas jar, it also spreads out to fill the gas jar. The process takes longer for bromine gas than for chlorine gas. What term describes the way that the gas particles spread out? जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। यूज डाटा फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल टू एक्सप्लेन व्हाई ब्रोमीन गैस टेक्स लॉन्गर टू फिल अ गैस जार देन क्लोरीन। मेरे भाई क्लोरीन जो ब्रोमीन होता है दैट इज Br2, और एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास इज 80, तो दो का होगा आपके पास 160। इसी तरह से क्लोरीन जो होती है आपके पास, दिस इज Cl2, एक क्लोरीन का मास है 35.5, तो दो का कितना होगा 71 ग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कि जो ब्रोमीन है इट हैज अ हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द क्लोरीन, इट हैज अ लोअर मॉलिक्यूलर मास। तो जो हायर मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो उनकी मिसाल ऐसे हैं जैसे कि वो मोटे आदमी हैं। ये जो है, ये क्या है, ये मोटा है, मोटा मोटा। और ये क्या है, ये पतला है, पतला। मोटा बंदा तेज भागेगा, पतला तेज भागेगा? पतला भागेगा ना तेज, मोटा क्यों भागेगा भाई? तो इसलिए ब्रोमीन जो है उसका डिफ्यूजन कम होगा, किससे? क्लोरीन से। तो क्लोरीन विल डिफ्यूज फास्टर। फिर क्या कहता है, अच्छा मैं यहाँ पे एक आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको भाई किस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ आप क्या बोलोगे कि डिफ्यूज फास्टर। क्या लिखेंगे? डिफ्यूज स्लोअर, डिफ्यूज स्लोअर। Explain why increasing the temperature increases the rate at which the gas particles spread out. बेटा देखो, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, है ना? कोलिजन इंक्रीज होगा, और कोलिजन की वजह से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा अल्टीमेटली। बात समझ रहे हो? तो ये डिफ्यूजन से ही रिलेटेड है सारी चीजें। ओके, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, क्लोरीन का इन्होंने आपको एज अ सैंपल लिखकर दे दिया है। सिलिकॉन का, सो सिलिकॉन का प्रोटॉन नंबर इज 14, सो 2,8,4। कैल्शियम का प्रोटॉन नंबर वैसे तो 20 होता है, लेकिन 2 प्लस का आ गया चार्ज, तो दो माइनस कर दो तो बचेंगे 18, तो 2,8,8। इसी तरह से नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 7, लेकिन 3 माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 2,8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। तो वे तो बड़ा आसान है। कैल्शियम का चार्ज इन्होंने आपको दिया हुआ है 2, और नाइट्रोजन का चार्ज इन्होंने आपका दिया हुआ है 3। मैंने आपको क्या सिखाया था क्लास में? हमने आपको बोला था कि इसका नंबर इसके नीचे, उसका नंबर इसके नीचे, कैल्शियम का नंबर नाइट्रोजन के नीचे, नाइट्रोजन का नंबर कैल्शियम के नीचे। तो क्या फॉर्मूला बना? CA3N2। बात समझ आ रही है? CH3N2, यानी कि ये वाला नंबर इधर आ गया और ये वाला नंबर इधर आ गया। ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। Draw a dot and cross diagram to show the electron arrangements in the two ions present in lithium chloride. Show outer shell electrons only include the charges on the ions. कितना आसान है देखो भाई। देखो बेटा, आपको ना हर स्टेप शो नहीं करना होता। मतलब आप पूरा एरो बना रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वहां जा रहा है, मतलब इसका कुछ भी नहीं करना। जस्ट इमेजिन कि लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 होता है, तो लिथियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही होता है ना यार। मैं लिखकर इरेज कर रहा हूँ। ओके, ये न्यूक्लियस आ गया, ये आपके पास लिथियम का पहला शेल आ गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास लिथियम का दूसरा शेल आ गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब मैं बना रहा हूँ बेटा क्लोरीन। क्लोरीन का न्यूक्लियस आ गया, पहला शेल आ गया जिसमें 2,
दूसरे में 8, तीसरे में 7। अच्छा, मैं उसको जो है ना वो क्रॉस कह देता हूँ ताकि ना डिफरेंस हो जाए ना इलेक्ट्रॉन में कि ये किसका इलेक्ट्रॉन है और वो किसका इलेक्ट्रॉन है। बात समझ आ रही है बेटा? मैं इसको क्रॉस कह देता हूँ। ओके, इसको मैंने क्या कह दिया? क्रॉस कह दिया। ओके, तो अब क्लोरीन को कितने चाहिए? एक। क्लोरीन को कितने चाहिए? एक। तो लिथियम को कितने? लिथियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कुछ इस तरह से। तो लिथियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लिथियम का ये वाला शेल खत्म हो जाएगा और क्लोरीन के पास लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लोरीन के पास लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो मैंने क्लोरीन का पास लिथियम का ये क्रॉस डाल दिया। लेकिन इन्होंने तो कहा था कि आपको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही नहीं बनाने, तो नहीं बना रहे यार। नाराज क्यों हो रहे हो भाई? नहीं बना रहे। ये देखो हमने इसको इरेज कर, कुछ नहीं बनाना, जस्ट आउटर शेल बनाना है आपको। क्योंकि लिथियम ने दिया है, क्योंकि लिथियम ने दिया है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए क्या होगा? लिथियम ने दिया है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। और उसने लिया है तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज क्लोरीन, दिस इज लिथियम। कितना आसान है देखो, है ना आसान? है ना आसान? अब आगे आओ जरा। SCl2 is a covalent compound. It has the structure ClSCl. Draw a dot and cross diagram to show the electron arrangement in a molecule of sulfur dichloride. Show outer shell electrons only. अच्छा जी, ओके। इन्होंने आपको सेटिंग भी समझा दी। इन्होंने आपको सेटिंग तक समझा दी कि भाई कुछ ये वाला सीन होना चाहिए। तो कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है भाई, हम भी इसी तरह ही चलेंगे जिस तरह ये कह रहे हैं। ये मैंने गोल अंडा बनाया सल्फर का, फिर मैंने गोल अंडा बनाया क्लोरीन का, और फिर मैंने गोल अंडा बनाया किसका? दोबारा से क्लोरीन का मैंने अंडा बनाया। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर के आउटर शेल में देखना पड़ेगा सल्फर कौन से ग्रुप में है। तो बेटा सल्फर है ग्रुप 6 में। सल्फर है ग्रुप 6 में। ओके, सल्फर ग्रुप 6 में है तो सल्फर के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये लो, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया। ये सल्फर हो गया। और यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं आपके पास। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये मुझे कैसे पता लग रहा है? पीरियोडिक टेबल देखकर। आपको भी दिया हुआ होगा तो वहां से देख लेना। क्लोरीन इज इन ग्रुप 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? सल्फर के कितने बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 बिजी हो गए थे और 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये डॉट एंड क्रॉस। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप देखें जरा ना। इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्सप्लेन व्हाई लिथियम क्लोराइड हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन HCl2। अब देखो, इन्होंने आपको ऊपर क्वेश्चन में एक चीज मेंशन कर दी है कि ये जो है ना, ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। और जो लिथियम क्लोराइड है ये आयोनिक है। बात समझ रहे हो? लिथियम क्लोराइड जो है वो आयोनिक है और HCl2 जो है वो कोवेलेंट है। तो आयोनिक में आपके पास क्या होता है? लैटिस स्ट्रक्चर होता है। आयोनिक में क्या होता है? जायंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर। जायंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर। और ये जो है HCl2, ये सिंपल मॉलिक्यूलर है। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। जब सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है तो इसमें वीक अट्रैक्शन होती है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जबकि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस वजह से लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर है। इससे HCl2 से। HCl2 से। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं। Suggest the identity of a covalent compound with a higher melting point than lithium chloride। देखो, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लिथियम क्लोराइड से भी ज्यादा है भाई? लिथियम से भी ज्यादा है बेटा। कौन?
तो वो आपको पता है ना, याद है ना, सिलिका, सिलिका SiO2। तो बेटा SiO2 जो है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड, भाई है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो जायंट कोवेलेंट, जायंट मैक्रोमोलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक अ डायमंड। बात समझ रहे हो? तो मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ओके, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम क्लोराइड से भी हायर होता है। अच्छा जी, आइए जरा इस क्वेश्चन पर। ये कह रहा है सम केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। ओके, एक्वियस aqueous potassium chromate 6 is a yellow solution. Aqueous potassium dichromate is an orange solution. कलर बता रहा है बेसिकली ये आपको। The two compounds interconvert when the pH of the solution changes. अच्छा, ये अभी बिल्कुल फालतू बातें हैं जो ये कर रहा है अभी, बोंगे मार रहा है अभी। असल काम की तरफ आओ। Explain in terms of the position of the equilibrium what you would see if sulfuric acid were added to solution Y. ये है तुम्हारे काम की बात। बात समझ रहे हो? अक्लमंद इंसान वो है जो सिचुएशन को देखकर डिसाइड करे कि मुझे क्या करना है। मतलब इनकी भोंगियां नहीं सुन रही है तुम्हें। बात समझ रहे हो ना? तो काम की बात करते हैं बेटा, काम की बात। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। हमने आपको क्या सिखाया था? when you will increase the concentration of reactant, when you will increase the concentration of reactant, reactant कौन है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है? reactant कौन है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है? तो if you will increase the concentration of sulfuric acid, so the position of equilibrium will move towards right. तो जब आप H2SO4 को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, equilibrium moves to right hand side। जब moves to right hand side करेगा so what you would see, right hand side पर orange color है, तो we would see the orange color, orange color will be seen। Explain in terms of the position of the equilibrium what you would see if sodium hydroxide were added to solution Y। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, वो बेसिकली क्या करेगा? अच्छा, वो सल्फ्यूरिक एसिड का दुश्मन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का दुश्मन है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO, आप इसमें पूरे रिएक्शन मिक्सचर में आपने क्या डाल दिया? NaOH। तो NaOH ना इसके पास जाएगा, ना इसके पास जाएगा, ना इसके पास जाएगा, ना इसके पास जाएगा, इसके पास आएगा। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब वो आएगा इसके पास, तो NaOH क्या करेगा? H2SO4 को रिएक्ट कर लेगा, उसको खत्म कर देगा। तो बेसिकली H2SO4 अब कम होता जा रहा है। अब H2SO4 क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। बात समझ आ रही है? पहले तो H2SO4 ज्यादा हो रहा था ना, अब कम हो रहा है। अब ये कम हो रहा है, कम हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? कम हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा। जब लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा तो वी वुड सी द येलो कलर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कौन सा कलर नजर आ रहा है आपको? येलो कलर। अच्छा जी, फिर ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन between lumps of calcium carbonate in dilute HCl using the apparatus shown the calcium carbonate was in excess। okay okay okay। फिर वो क्या कह रहा है? which measurements should the student make during the reaction to determine the rate of reaction। भाई उसको पता लगाना है कि इस रिएक्शन की क्या है। बात समझ आ रही है? ज्यादा है, कम है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे कि आपको पता लग जाए कि रिएक्शन की स्पीड कैसी है। ओके, तो आपके पास सिरिंज लगा हुआ है, या तो आप देखो कि इस सिरिंज में कितनी जल्दी जल्दी गैस कलेक्ट हो रही है, तब भी आप पता लगा सकते हो कि यार ये रिएक्शन की स्पीड कैसी है, ज्यादा है या कम है। आप समझ रहे हो? जल्दी जल्दी अगर सिरिंज का जो प्लंजर है वो ऊपर हो रहा है, तो यानी कि ये जो प्लंजर है अगर ये ऊपर को मूव कर रहा है, तो मतलब यहाँ इस एरिया में गैस फिल हो रही है आपके पास। तो फिर भी आप समझ जाओ कि यार रिएक्शन की स्पीड जो है वो अच्छी खासी है। इसी तरह से अगर आपको
आज यानी टाइम को आप मेजर करोगे, कम टाइम अगर लग रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, और अगर ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है तो रेट उसका क्या है, कम है। तो दो चीजें आप मेजर कर लो तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता लग जाएगा। क्योंकि रेट होता क्या है, देखो रेट, रेट का मतलब क्या है कि चेंज पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब है चेंज पर यूनिट टाइम, ये रेट का मतलब है। तो आप दो चीजें देख लो, एक आप वॉल्यूम ऑफ गैस को देख लो, और दूसरा आप देख लो टाइम को। तो आपको पता लग जाएगा कि रेट ऑफ, फिर कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एक्सप्लेन योर आंसर। रिएक्शन जब, रेट ऑफ रिएक्शन एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, भाई जब रिएक्शन आपका स्टार्ट होगा, बात समझ रहे हो, जब आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपके पास रिएक्टेंट है दैट इज लंप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो खत्म होता जाएगा। जब आपका रिएक्शन खत्म होता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन की स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। स्टार्ट में तो वो रिएक्शन सही दौड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा वैसे वैसे उस रिएक्शन की स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। उसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो आप बताओगे यहाँ पर कि एज द रिएक्शन स्टार्ट्स, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, आफ्टर सम टाइम the rate will decrease because concentration, बोले तो amount of acid is going to decrease, so there would be collision, there will be less collision particles per unit time, per unit time. The student repeated the experiment at higher temperature, all other conditions were kept the same. The student found that the rate of reaction increased. Explain in terms of collisions. तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जब तुम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इसकी इंक्रीज हो जाएगी इसकी स्पीड, तो कोलिजन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज होगा तो पक्की बात है कि आपके पास है भाई, फिर आपके पास क्या होगा, पार्टिकल्स पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी विल। अच्छा जी, फिर ये क्वेश्चन देखिएगा जरा। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सम एटम्स एंड आयंस आर शोन, which letters A, B, C, D, E, F, G or H of the electronic structures which show atoms of two different noble gases? है भाई, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट नोबल गैसेस। देखो बेटा, एक तो ए है। ए क्यों है, क्योंकि ए हीलियम है। इनके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं ना बेसिकली, बात समझ रहे हो बेटा। एक ए नोबल गैस आपको शो कर रहा है, और एक एच। कैसे पता लगा यार, क्योंकि इनका आउटर शेल कंप्लीट है बेटा, इनका आउटर शेल कंप्लीट है। अब आप बोलोगे सर इसका भी तो आउटर शेल कंप्लीट है, नहीं बेटा, इसके ऊपर चार्ज कहाँ से आ गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके किया है ना। तो नोबल गैसेस तो इलेक्ट्रॉन ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं, बात समझ आ रही है, बिल्कुल फारिग तहसील होते हैं ये, कुछ नहीं करते ये। ओके, इनका नॉर्मल स्टेट में आउटर शेल कंप्लीट होना चाहिए। एन आयन ऑफ अ ग्रुप वन एलिमेंट,
देखो ग्रुप वन का मतलब जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हो, यानी जिस पे +1 चार्ज हो। तो +1 चार्ज इन सब में किस पर है? सिर्फ और सिर्फ डी पर है। बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने? वो एलिमेंट जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी जिन पर पॉजिटिव प्लस चार्ज होता है। और आयन ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट, ग्रुप 5 का मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, याद रखिएगा। ग्रुप 5 का मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो -3 चार्ज होता है, तो -3 चार्ज तो डी पर है, तो ये डी आंसर है। अच्छा, अब ये पता कैसे लग रहा है बेटा? हमने आपको क्लास में भी बताया था, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 है। इस पे चार्ज होता है +1, देन +2, देन +3, देन +4, -4, -3, -2, -1। हाँ, समझ रहे हो? तो जो ग्रुप 5 है उस पे कौन सा चार्ज है? -3 का चार्ज है। A pair of ions that could form a compound with the formula XY2। XY2, टू का मतलब ये जो टू है ये इसका होगा, यानी इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप 2 में होगा। कैसा? देखो, पाकिस्तानी दिमाग लड़ाया करो बेटा। बात समझ रहे हो? तो ये टू किसका होगा? एक्स का होगा। मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि जो एक्स है वो ग्रुप 2 में है। तो ग्रुप 2 में ऊपर देखते हैं कि कौन होगा। ग्रुप 2 में वो होता है जिसमें +2 का चार्ज होता है। हाँ, मतलब सी। और सी ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? वाई के साथ। अच्छा, वाई कौन हो सकता है यार? वाई कोई ग्रुप 7 का मेंबर हो सकता है, तभी ग्रुप 7 के मेंबर पे -1 का चार्ज होता है, तभी तो इन्होंने एक्स के नीचे 1 लिखा, वाई के नीचे 2 है। कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो वो कौन है जो ग्रुप 7 में है, जिसपे -1 चार्ज है बेटा? तो वो आपके पास कौन है? ई है। ई है। ई है। ई है। अच्छा, जरूरी नहीं है ई हो। बात समझ रहे हो? जरूरी नहीं है ई हो बेटा, जी भी हो सकता है, इससे भी -1 का चार्ज है। बात समझ आ रही है? इससे भी -1 का चार्ज है। और ओके। तो आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है। वैसे नॉर्मल है बिल्कुल, कॉमन सी चीजें पूछी हैं। State which electronic structure A, B, C, D, E, F, G और H is incorrect. Explain why. Explain why. बेटा, अब इन्हें आपको देखना है कि ये इसमें गलत कौन है। बात समझ रहे हो? गलत कौन है इसमें? तो बेटा अब आपको सब कुछ दोबारा से देखना पड़ेगा। कैसे? कि ए भी सही है, नोबल गैस है, आउटर शेल कंप्लीट है। बी भी सही है, तभी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो पीछे 2 बचे हैं। सी भी सही है। सी का मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो तब ये है। अभी 10 है तो 12 होंगे, मतलब ये मैग्नीशियम है। डी भी सही है, ई भी सही है। एफ, एफ में बेटा मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। जब तक पहला शेल खत्म नहीं होता तो नया शेल शुरू कैसे कर दिया इन्होंने? जब तक पहला शेल खत्म नहीं होता तो दूसरा शेल शुरू कैसे कर दिया? तो इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या है? एफ है। क्या आंसर है? एफ है। क्यों है? क्योंकि आ, जब तक जब तक इंटर शेल, जब तक कोर शेल कंप्लीट नहीं होगा, अंदर वाला शेल कंप्लीट नहीं होगा, आप अगले शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हो। तो मैं क्या लिखूं? सेकेंड शेल है 6 इलेक्ट्रॉन। शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, compounds are found in the nucleus of ion C। अच्छा, सी में 2+ का चार्ज है, तो मतलब 2+ के बाद 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इनिशियली इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें 12 प्रोटॉन है। इसमें सी में। सही है? सही है जी, सी में कितने प्रोटॉन है? 12 प्रोटॉन। अच्छा भाई, फिर ये क्वेश्चन है, ग्रुप 1 मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो मेटल्स बट आर लेस रिएक्टिव देन ग्रुप 1। टू फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है ग्रुप 1 की विच आर सिमिलर। भाई, ऐसी प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन और ग्रुप 1 की एक जैसी है। बात समझ रहे हो? तो दोनों शाइनी होते हैं। दोनों शाइनी होते हैं। सही है। और दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ये नहीं तुम मेटल मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखकर आ जाओ।
हाई मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप वन का कुछ और होता है, ट्रांजिशन का कुछ और होता है। वो कह रहा है ऐसी प्रॉपर्टी बताओ दोनों के लिए एक जैसी है। फिर कह रहे हैं टू वेज डिस्क्राइब टू वेज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज। अब वो कह रहा है वो प्रॉपर्टी लिखो जो अलग अलग होती है। आप समझ रहे हो? तो ग्रुप वन की प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन से डिफरेंट होती है, तो ग्रुप वन के बारे में पूछ रहा है। देखो ये सवाल तो समझो कि क्या कह रहा है, ग्रुप वन के बारे में पूछ रहा है वो। तो ग्रुप वन की एक तो लोअर डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके। अच्छा ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम देखना, थोड़ी सी चेंज है। सही है जी, थोड़ी सी चेंज है ये। अब उसने ऊपर सेटिंग बताई हुई है कि इस तरह से तुम्हें एटम्स को लिखना है और लिखे भी हुए। ओके। अब कार्बन को जब तुम देखोगे तो भाई कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके। और हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके। और अल्लाह भला करे आपका, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 होते हैं। सही है जी, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो ये कार्बन के एक आ गया, ये कार्बन का, ये कार्बन का आपके पास, कार्बन के आपस में ही तो बॉन्ड बनेंगे ना। ये कार्बन का एक आ गया, दो हो गए कार्बन के, ये कार्बन का तीसरा हो गया। सही है जी, ये कार्बन का तीसरा हो गया और ये कार्बन का चौथा हो गया। सही है, कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं अपने, ये याद रखो। कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, चाहे वो कहीं से भी करे। कहीं से का मतलब ये नहीं है हवा में उड़ के यहाँ से बॉन्ड बना ले, ऐसा नहीं है। मतलब जिससे वो अटैच है वहीं से बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन की बारी आ गई। अब इस कार्बन की, इस कार्बन को मैं डिफरेंट कलर दे रहा हूँ। एक इसने इसके साथ बना लिया, एक इसका यहाँ आ गया, एक इसका यहाँ आ गया। ओके। यहाँ आ गया। कितने हो गए कार्बन के? 3 हो गए। सही है जी, कार्बन के 3 हो गए और कार्बन का चौथा यहाँ आ गया। सही है जी, कार्बन का चौथा यहाँ आ गया। अच्छा अब ये बीच में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं कि पहले आप हाइड्रोजन को पूरा कर दो। हाइड्रोजन को मैं कुछ और कलर दे रहा हूं। सही। ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया, हाइड्रोजन का पूरा हो गया, हाइड्रोजन का पूरा हो गया और ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया। हाइड्रोजन को तो मैंने फारिग कर दिया, साइड पे कर दिया। ऑक्सीजन को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सही है, ऑक्सीजन को भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, पीरियोडिक टेबल से कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 4 में है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 6 में है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 1 में। जो जिस ग्रुप में होता है आप वहां से देखकर बता सकते हो कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा। ये भी हमने आपको लिखवाया हुआ है, ये भी हमने आपको लिखवाया हुआ है। ओके। तो अभी जो मैंने ऊपर लिखा था ना, ग्रुप 1 एक, ग्रुप 2 दो, ग्रुप 3 तीन, ग्रुप 4 4, ग्रुप 5 3, ग्रुप 6 2, ग्रुप 7 1, ग्रुप 8 0। वो बॉन्ड का तो मैंने लिखा था कितने बॉन्ड बनाता है। तो अब हाइड्रोजन ये खुश हो गया, इसका शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है इस कोने वाला, अब एक काम करो जरा, मैं इस वाले ऑक्सीजन को कोई और कलर दे रहा हूँ। सही है। अब इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने हैं। सही है, तो इसने इस हाइड्रोजन के साथ एक बना दिया, इसने इस कार्बन के साथ बना दिया। तो ऑक्सीजन के तो 6 होते हैं ना, 2 बिजी हो गए तो 4 बच गए। 2 बिजी हो गए, 4 बच गए। ये हाइड्रोजन भी खुश हो गया, ये ऑक्सीजन भी खुश हो गया, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू बनाया, आप इसको मिटाओ यहाँ से, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी पूरे हो गए हैं, तो तुमने बीच में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दिया है। सही है जी, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया। अब सवाल ये कि मैं इसको बनाऊँ कहाँ, अभी देखते हैं कहाँ बनाएंगे हम इसको। लेट्स सी ये क्या है। सही है जी। ओके। अच्छा फिर मैं आता हूँ इस ऑक्सीजन की तरफ। इस ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 होते हैं। अब इसको भी तो 2 बॉन्ड बनाने, इस ऑक्सीजन को भी तो 2 बॉन्ड बनाने, इसका क्या कसूर है भाई, क्या कहते हैं? इसको भी तो 2 बॉन्ड पूरे करने हैं अपने। इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड पूरे कर लिए हैं, इस हाइड्रोजन ने भी एक पूरा कर लिया है, इसने भी एक, इसने भी एक, कार्बन ने 4, कार्बन ने, इस ऑक्सीजन ने 2 पूरे कर लिए, तो इसका भी पूरा करो ना। तो ये लो जरा, ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया।
इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। सही है जी। अब ऑक्सीजन के जो बचे हैं वो आप लिख दो। अब गिनो जरा इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश हो गया। इस कार्बन के गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन भी खुश हो गया। हर एटम का आउटर शेल कंप्लीट हो गया है। अब ये है आपकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। तभी 3 मार्क्स की है, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, आपको सोचनी है, मुश्किल नहीं है। मतलब इसका जो मेथड है थोड़ा सा लॉन्गर है, चीजें आपको सोचनी है, लेकिन मतलब टेक्निकल बात है कि जिसमें बस एक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाते हुए ये ख्याल होना चाहिए कि हर एक का आउटर शेल कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स इट। ओके। This question is about states of matter. Complete the table using ticks and crosses to describe the properties of gases, liquid, and solid. My particles are touching gases में, हाँ जी, तो नहीं, नो, नो। पार्टिकल्स हैव रैंडम मूवमेंट, जाहिर बात है। पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज, नहीं भाई, क्या हो गया, गैस में कहाँ अरेंज होता है। लिक्विड पार्टिकल्स आर टचिंग, है भाई, यस। पार्टिकल्स हैव रैंडम मूवमेंट, जाहिर बात है। पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज, नहीं, रेगुलरली नहीं होते लिक्विड में, तभी उसकी शेप किसी भी कंटेनर में वही उसी के मुताबिक अपने आप को वो फिक्स कर लेता है। सॉलिड के पार्टिकल्स 100% टचिंग, रैंडम मूवमेंट नो, चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, रेगुलरली अरेंज यस। आसान क्वेश्चन है यार, 3 मार्क्स का फ्री के मार्क्स है बेटा। डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। देखो, बॉइलिंग अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, समझ रहे हो, बॉइलिंग अकर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, boiling occurs at a specific temperature. और बॉइलिंग में भी सी बबल्स, देयर आर बबल्स इन बॉइलिंग। नेम द चेंज ऑफ स्टेट व्हेन अ गैस बिकम्स लिक्विड, जाहिर बात है कंडेंसेशन। अब ये वही बच्चा जवाब दे पाएगा जिसको डेफिनेशन याद है, वरना घंटा कुछ भी नहीं पता लगेगा बेटा। सॉलिड बिकम्स गैस, सब्लिमेशन। अब इसमें कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब जिसको याद है। अब ये क्या कह रहा है, सब्सटेंस बॉइल्स एट टेम्परेचर एक्स, मतलब यहाँ पर वो क्या, एंड मेल्ट एट टेम्परेचर, मेल्ट वो है ये है ना, ये आपका कूलिंग कर रहा है, कूलिंग कर रहा है, ये कूलिंग के ऊपर होता है। ओके, तो आप एक काम करें, इसको यहाँ लेकर आए वाई तक, वाई तक आ गया, फिर ये यहाँ आएगा, और फिर ये यूं चला जाएगा। ओके। Name the process when a solid substance mixes with a solvent to form solution, है भाई। Name the process when a solid substance mixes with a solvent to form a solution. तो dissolving, mixing. Name the type of reaction when two solutions react to form an insoluble substance. Atom contain proton, neutron, and electron. Complete the table. Relative mass of proton is 1, neutron का mass is 1, relative charge is 4 plus 1, neutron का 0, electron का -1। फ्री के 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ओके जी। आइए जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो सल्फर में 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन। 16 न्यूट्रॉन कैसे निकाले, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। के पे आए जरा, के पे 19 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 18 क्यों आ गया, क्योंकि +1 का चार्ज है, +1 का मतलब एक चला गया। न्यूट्रॉन कैसे निकालूं, 39 माइनस 19, आंसर आएगा 20। अब आपको ये एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, हमेशा एलिमेंट आइडेंटिफाई होता है प्रोटॉन नंबर को देखकर, ना इससे ना इससे, हमेशा दिस इज द सी एन आई सी ऑफ एन एलिमेंट। तो 35 प्रोटॉन नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का होता है। अब देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन ज्यादा है, अगर तो सेम है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो -1 का चार्ज आ गया इस पर। प्रोटॉन नंबर इसका होता है 35, और पीरियोडिक टेबल से देख लो, इसका मास नंबर होता है 79। 5 मार्क्स।
इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने Cl2 प्लस CO डबल एरो COCl2 पूछता क्या है इसके बारे में कि क्या होगा उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अगर आपने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अगर आपने उसका प्रेशर इन जाए थी कि अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हुए। देखो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल तो टोटल हो गए 2 मोल, और ये आपके पास है 1 मोल, तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है। तो हमेशा हमने आपको क्या बताया था, चीजें मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। तो प्रेशर ज्यादा करोगे तो कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, फॉरवर्ड में चला जाएगा। फॉरवर्ड क्यों हो रहा है रिएक्शन, फॉरवर्ड क्यों हो रहा है रिएक्शन, क्योंकि क्योंकि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट is higher than mole of product। फिर कह रहे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो भाई आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडो, इसमें आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा। ये बात भी हमने आपको बताई हुई है बेटा। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, बिकॉज सिंस द रिएक्शन इज एक्सो, since the reaction is exothermic। अच्छा जी, ये देखो जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ये भी है भाई। अब इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में अगर आप देखो तो उसने आपको बता दिया, फॉर्मूला वर्मूला सब दे दिया आपको, सब कुछ बताया इसने आपको कि भाई ये जो है इस तरह से ये जुड़े हुए हैं आपस में। और कार्बन का और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना हुआ है, अगर आप ऊपर देखो तो सब कुछ बताया हुआ है ना यार इसमें आपको। तो जिंदगी आसान कर दी इन्होंने तुम्हारी। अब क्या करेंगे, अब मैं फिर वही एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है। कुछ भी हो जाए, आंधी है, तूफान है, सैलाब है, कुछ भी हो, हमेशा इसको इतने बॉन्ड अपने पूरे करने हैं। ये याद रखना मेरी बात। कार्बन के आउटर शेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये कार्बन ने एक इसके साथ कर लिया शेयर, एक इसके साथ और 2 इसके साथ कर लिए। बात समझ रहे हो, 4 पूरे हो गए। क्लोरीन को मैं अलग कलर दे रहा हूँ, क्लोरीन के 7 होते हैं, तो एक यहाँ आ गया, बाकी यहाँ आ गए। और क्लोरीन बनाता भी 1 बॉन्ड है। ये भी ऐसे ही हुआ, ये भी क्या हुआ, ऐसे ही हुआ। क्लोरीन खुश हो गया भाई, क्लोरीन का शेल कंप्लीट हो गया, एक पूरे हो गए क्लोरीन का, इसका भी एक शेल पूरा हो गया। अब कार्बन का शेल पूरा नहीं हुआ, तो कार्बन का पूरा होने के लिए कार्बन को 2 और चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ऑक्सीजन के पास 4 और बचे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 होते हैं ना। अब तुम देखो ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए, अपना शेल पूरा हो गया, कार्बन का भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया। कितना आसान है, देखो 3 मार्क की ये भी डायग्राम है ना, आसान है। कह रहे हैं मैटर कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये लॉ ऑफ स्टेट, नेम द ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेड। तो भाई ए क्या है बेटा, सॉलिड टू लिक्विड है, तो ये बॉइलिंग होगा। हाँ, क्या नाम, मेल्टिंग होगा ये, है ना। सॉलिड टू लिक्विड क्या होगा, मेल्टिंग होगा। ओके, तो सही है ना। अच्छा फिर क्या कह रहा है, ये बी बताओ। चलो ये तो आ गया मेल्टिंग। बी क्या है, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। सी है गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। एक्सप्लेन व्हाई एनर्जी हैज टू अप्लाई टू टर्न अ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड को गैस में करने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए। लिक्विड के पार्टिकल्स तुम देख रहे हो करीब करीब है, थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें। तो जाहिर सी बात है, जब तुम इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इनकी, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा, सही है। इन विच कंटेनर विल द प्रेशर बी हायर, एक्सप्लेन योर आंसर। भाई तो देखो, देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये तो पता है ना तुम्हें। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब जब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो इन विच कंटेनर विल द प्रेशर बी हायर, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो ये तो पक्की बात है कि इसका जो है वो लेस वॉल्यूम है, और इसका जो है वो हायर वॉल्यूम। ओके, तो जब इसका लेस वॉल्यूम है तो प्रेशर इसका क्या है, ज्यादा है, और इसका प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। इनवर्स रिलेशन का मतलब यही होता है ना कि अगर एक चीज ज्यादा तो दूसरी चीज कम। इनवर्स का यही मतलब होता है। तो प्रेशर जाहिर सी बात है ई में ज्यादा होगा। ई, ई जो है, ई आपका, ई का ई, ई का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ओके, ई हैज हायर प्रेशर, ई हैज हायर प्रेशर। ओके, क्यों? कि यहाँ पर जब कम पार्टिकल्स हैं, सॉरी कम वॉल्यूम है, तो जब पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो प्रेशर खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। एज द पार्टिकल्स हैव मोर कोलिजन, as the particles have more collision due to less volume, और जब कोलिजन होता है ना तो प्रेशर। Petroleum is a mixture of hydrocarbons. It is separated into useful fractions by fractional distillation. This can be done using the fractionating column shown. What happens to the petroleum at point X before it enters the fractionating column? देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाने से पहले, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाने से पहले हम उसको क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं। टर्न इनटू वेपर, ताकि सेपरेशन आसान हो जाए। State two ways in which fraction O differs from fraction L. देखो फ्रैक्शन O जो है ना आपका, ये तो पक्की बात है कि जो फ्रैक्शन O होगा उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जो चीजें नीचे होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जो चीजें ऊपर होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एक तो ये है। ओके, दूसरा आप कह सकते हो कि ये मोर विस्कस है। ये क्या है, ये क्या है, मोर विस्कस है। यानी इसको मैं अगर यहाँ लिखूं, एक तो ये हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ओ की बात कर रहा हूँ, तभी नीचे हो रहा है, वो नीचे से सेपरेट हो रहा है। हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ओ हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, और ओ इज मोर विस्कस, गाढ़ा है ये, गाढ़ा, तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की ब्यूटी ये है कि वो चीजें जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो नीचे वाले पोर्शन में सेपरेट हो जाती हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में वो चीजें सेपरेट होती हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम। अब इस क्वेश्चन को देखें जरा। मैग्नीशियम कार्बोनेट reacts with dilute hydrochloric acid and excess of magnesium carbonate pieces was added to dilute hydrochloric acid. The apparatus in the diagram was used to measure the volume of gas produced. The total volume of gas collected was recorded every 20 seconds. The results obtained are shown on the graph. Describe how the rate at which reaction changed during the reaction. Explain why the rate changed in this way. तो बेटा ऐसे क्वेश्चन देखिएगा आप जरा, आप इसमें आपको कर्व बना हुआ मिलेगा। इसमें आपको बेटा एक कर्व बना हुआ मिलेगा, जैसे आपके सामने है ये। ओके, कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन चेंज। ओके, तो एक तो बात मैं ये आपको बताऊं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन बहुत टाइट वाला है, वीआईपी, बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। लेकिन जैसे जैसे वो लाइन स्ट्रेट होती जा रही है तो आपका रेट क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। रेट क्या होता जा रहा है, स्लोअर होता जा रहा है। बात समझ आ रही है?
तो आपको इसी अंदाज में बताना है कि उसके रेट में क्या चेंजिंग आ रही है भाई. Describe how the rate of this reaction changed during the reaction. Explain why the rate changed in this way. बेटा एक तो आप ये बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज. एक तो आप क्या बताएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज. रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन विल. क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब आगे देखो, एक मैं बात बात बताऊं आपको. जब बेटा आपको ये पता लग गया ना कि रेट डिक्रीज हो रहा है, बात को समझो. बी स्मार्ट. आपको पता लग गया ना कि रेट कम हो रहा है, तो यार हमने आपको क्या बताया था, रेट क्यों कम होता है? कोलिजन कम हो रहा होता है, किसी चीज की क्वांटिटी कम हो जाती है, जाहिर सी बात है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स कम होगा, कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा. भाई मैं अगर आपको कहता हूँ यार रेट इंक्रीज हो गया, अभी तो समझ जाओ ना यार, रेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है मेरे भाई. रेट इंक्रीजेस क्योंकि the thing becomes more concentrated, it has more collision per unit time. This is the reason the rate of reaction is going to increase. तो भाई ग्राफ देखकर क्या समझ आया, ग्राफ देखकर क्या समझ आया, ग्राफ देखकर ये समझ आया कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है. ग्राफ देखकर क्या समझ आया, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है. तो आगे अपनी मारनी शुरू कर दो. तो बात समझ आ रही है मेरी? देखो मैं तुम्हें बिल्कुल आसान, इजी पाकिस्तानी जुगाड़ बता रहा हूँ. क्या बोला मैंने, कि जब आपको ये पता लग गया कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो हमने बताया वो लिखना शुरू कर दो. मतलब ये है कहने का कि आ, अब आप ये कहो बेटा कि concentration of acid decreases. अब ये मैंने एसिड का नाम कहाँ से ले लिया बेटा, क्योंकि बेटा आपने इसमें एसिड डाला है ना यार. एसिड कम होता रहेगा, जाहिर बात है, तभी तो रिएक्शन स्लो हो रहा है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज होगा, तो कोलिजन पर यूनिट टाइम विल डिक्रीज. ओके, देन आफ्टर टाइम the reaction will stop. The reaction will stop as all acid, all acids will be used up. सिंपल सी बात. अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो प्रोटॉन नंबर की डेफिनेशन बताइएगा जरा. तो कुछ भी नहीं है यार. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. न्यूक्लियन नंबर की बताइएगा. सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Why is the H hydrogen atom the only atom to have an identical proton number and nucleon number? है भाई, and nucleon number. बेटा क्योंकि हाइड्रोजन ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसके बाद कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है. सही है जी, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन जीरो हो जाएगा. ओके, क्योंकि न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. भाई हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है और न्यूट्रॉन जीरो है. तो लेट सपोज ये आपके पास है प्रोटॉन, और न्यूक्लियन क्या होगा, न्यूक्लियन क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया. तो बेटा हाइड्रोजन ये एक ऐसी चीज है जिसका प्रोटॉन और न्यूक्लियन एक जैसा होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है. देखो न्यूक्लियन नंबर को चेंज करने वाला कौन है, न्यूट्रॉन. भाई न्यूट्रॉन ही जीरो है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियन नंबर क्यों चेंज होगा इसका. आइए जरा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए. पीरियोडिक टेबल से देखेंगे हम. एफ का प्रोटॉन नंबर 9 है, मैग्नीशियम का 12 है, फॉस्फोरस का 15 है, और स्ट्रोंशियम का मुझे याद नहीं है वैसे.
वैसे स्ट्रोंशियम का प्रोटॉन नंबर मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रुको जरा। 38। तो प्रोटॉन कितने हो गए 9, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9, 19 माइनस 9 कितना हो गया 10। मैग्नीशियम का प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12, न्यूट्रॉन 12, क्योंकि 24, अरे 26 माइनस 12, इसका उन्होंने कुछ और दिया है। तो 26 माइनस 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फॉस्फोरस का प्रोटॉन हो गया 15, इलेक्ट्रॉन हो गया 18, क्योंकि 3 माइनस का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा न्यूट्रॉन इसमें हो जाएंगे 31 माइनस 15 दैट इज 16। अच्छा स्ट्रोंशियम में 38 प्रोटॉन, 2 प्लस का चार्ज है तो 2 कम हो गए तो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए, और न्यूट्रॉन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे तो 49 आ जाएगा। ओके fine. Write the formula of the compound. Write the formula of the compound formed from fluorine and magnesium. Magnesium and fluorine. मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है तो इसकी वैलेंसी 2 है तो इसके नीचे, क्लोरीन ग्रुप 7 में है इसकी वैलेंसी 1 है तो वो इसके नीचे। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम SrNP3 माइनस। देखो हमने आपको बेटा पहले भी बताई है ये बात, इसका चार्ज इसके नीचे, उसका चार्ज उसके नीचे। एकदम आसान, एकदम आसान बेटा, एकदम इजी इजी पेपर है ये। अब ये कह रहा है क्लोरीन इज इन ग्रुप 7 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर Cl35 and Cl37. Why these two isotopes of chlorine have the same chemical properties? क्यों है बेटा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है, क्या कहते हो? They have the same number of electrons, है ना? They have the same number of electrons. And same electronic configuration. बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, देखो आसान है यार ये। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया 18 न्यूट्रॉन। 17 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन्स 17 प्रोटॉन्स, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया तो 37 माइनस 17 इज 20 न्यूट्रॉन। State the type of reaction shown. Okay, displacement reaction. Displacement, मैंने आपको अब्दुल्ला और हमजा की मिसाल दी थी इसमें। ये आया, इसने इसको धक्का दिया और खुद इसकी जगह के रख दिया, ब्रोमीन को घर से बाहर कर दिया। Why is there no reaction between iodine and aqueous sodium bromide? खुद ही तो बता दिया उसने, रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि आयोडीन इज लेस रिएक्टिव। आयोडीन इज लेस रिएक्टिव, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा है। डायग्राम कंप्लीट करो भाई, डायग्राम कंप्लीट करो बेटा। ये बात तो पक्की है, मैग्नीशियम के पास 2 प्लस का चार्ज होगा और Cl के पास माइनस का चार्ज होगा, 1 माइनस का चार्ज होगा। ओके 1 माइनस का चार्ज होगा, है ना? ऐसे ही है ना, -1 का चार्ज होता है। अच्छा भी, अब मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन को दे दिए, तो इसके आउटर शेल में पीछे कितने बच गए 8, कितने बच गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया हुआ है, सही है जी। बाकी क्लोरीन के आउटर शेल में 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये टोटल 2 क्लोरीन है। इसकी वजह बताऊं बेटा, 2 क्लोरीन की, क्योंकि ईच क्लोरीन हैज -1 चार्ज। तो मैग्नीशियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं ना यार, अब एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, तो ऑब्वियसली 2 क्लोरीन होंगे तभी। अब ये चीजें आप, अच्छा कह रहा है chromatography can be used to test the purity of substance. The diagram shows the chromatogram of a colored substance. How does this chromatogram shows that this substance is not pure? कैसे पता लग रहा है कि ये जो सब्सटेंस है ये प्योर नहीं है? कैसे पता लग रहा है बेटा? तो वो पता ऐसे लग रहा है कि इसमें जो स्पॉट है ना, याद रखना जो चीज प्योर होती है ना, it has a single spot, and if the thing is not pure means that it has more than one spot. तो ये इस क्रोमेटोग्राम में
इस क्रोमेटोग्राफी में आपके पास जो है वो एक ही प्रोटॉन है, सही है, सॉरी प्रोटॉन कह रहा हूं मैं, इसमें मोर देन वन स्पॉट है। तो जब भी मोर देन वन स्पॉट होगा, मोर देन वन स्पॉट होगा, तो याद रखिएगा वो सब्सटेंस प्योर नहीं होगा। हाउ अ कलरलेस सब्सटेंस कैन बी मेड विजिबल ऑन अ क्रोमेटोग्राफ? तो बेटा आप उसमें जो है वो लोकेटिंग एजेंट यूज कर लो यार, लोकेटिंग एजेंट यूज कर लो आप उसमें। लोकेटिंग एजेंट एक स्प्रे होता है, आप उस पर जब स्प्रे करोगे तो वो चीजें विजिबल हो जाएंगी। जैसे सीआईडी में डॉक्टर सालूखे स्प्रे करता है ना, वो चीजें विजिबल हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। दैट इज कॉल्ड द लोकेटिंग एजेंट। ड्रॉ सर्कल राउंड द करेक्ट आरएफ वैल्यू फॉर द स्पॉट लेबल्ड एक्स। बेटा अब इसको तो निकालना पड़ेगा यार, आप स्केल से मेजर करोगे, इसे प्रॉपरली मेजर होगा ये, मतलब कि इस तरह स्केल सेट करके आप उसे जीरो पे सेट करोगे। बात समझ आ रही है मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ भाई, ओके। आप इस स्केल को यूं मेजर करके बेटा ऐसे करके इसको, मतलब मैं जीरो सपोज कर लेता हूँ, लेट सपोज। तो इस तरह से ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये 3.123, ये 3.3 डिस्टेंस आ गया बेटा। कितना आ गया? 3.3 आ गया। और टोटल डिस्टेंस कितना आया? 3, 4 और 4.2 आया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 4.2 आया। ओके। RF is equal to 4 point distance of solute divided by distance of solvent। ये 3.3 डिवाइडेड बाय 4.2, दोनों को डिवाइड कराओगे। जब आप दोनों को डिवाइड करवाओगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इन चारों में से किसी एक से मैच कर रहा होगा, जिससे भी मैच करे वही तुम्हारा आंसर है ना? इजी है, क्वेश्चन इजी है। नेम द चेंज ऑफ स्टेट टेकिंग प्लेस बिटवीन ए एंड बी। बेटा ए और बी में क्या क्या चेंज आ रहा है? क्या चेंज आ रहा है ए और बी में? ए और बी में क्या चेंज आ रहा है? देखो गैस कूल हो रही है, ये कूलिंग कर रहा है, ये गैस कूल हो रही है, कूलिंग कर रही है, कूलिंग कर रहा है, गैस कूल हो रही है। तो जब गैस कूल होती है, तो गैस टू जब लिक्विड जाता है तो कंडेंसेशन होती है। गैस टू लिक्विड जब जाता है तो क्या होती है? कंडेंसेशन होती है। ओके। A bottle of liquid perfume is left open at the front of a room. After some time, the perfume is smelled at the back of the room. Name the two physical process taking place. एक तो डिफ्यूजन है बेटा, हर दफा हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों से। एग्जैक्टली दूसरा इवेपोरेशन। ओके जी। तो बेटा इसकी प्रिपरेशन कर लें, आप लोगों को काफी जो है वो फायदा होगा। और लेट्स सी इसके अलावा जो टॉपिक्स और होंगे तो इंशाल्लाह उसको भी हम फर्दर आपको बता देंगे। ओके, तो यहाँ तक के लिए बहुत है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।